2020 में जब देश में कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया था, तभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा दिया था। मामला डबल मर्डर का था और यह मर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऑफिस से महज चंद कदम की दूरी पर स्थित रेलवे के एक बड़े अधिकारी के बंगले में हुआ था। मामला इतना वीवीआईपी था कि 3 से 4 घंटे के अंदर ही पुलिस ने केस को सॉल्व कर लिया। इसके आगे यह केस बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने की हद तक पहुंच गया। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी? हत्या किसकी हुई थी, हत्या किसने की थी और आगे इस केस में क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस केस में सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से वीडियो में। आगे इस केस में जो बाप बेटी के बारे में जो बातें सामने आई थी उसे सुनकर आप यकीनन शौक़ रह जाएंगे। उससे पहले यदि आपने स्टोरीज बाय दीपक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसे हमने बताया है, कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौंच इलाके गौतमपुरी पुलिस स्टेशन के विवेकानंद मार्ग स्थित बंगला नंबर 9 की है। अगस्त 2020 में है बंगला रेलवे के बड़े अधिकारी आरडी वाजपेयी के परिवार का आशियाना हुआ करता था। 1998 रेलवे बेच के अधिकारी आरडी वाजपेयी का कुछ समय पहले ही लखनऊ से दिल्ली के लिए ट्रांसफर हुआ था। दिल्ली में फिलहाल आरडी वाजपेयी रेलवे बोर्ड के स्पोक पर्सन के पद पर कार्यरत थे। तब देश के रेल मंत्री थे पीयूष गोयल। ड्यूटी के चक्कर में आरडी वाजपेयी 19 अगस्त 2020 को दिल्ली में थे, जबकि उनकी पत्नी मालवी दत्त वाजपेयी, बेटा सर्वदत्त वाजपेयी, एक 15 साल की बेटी लखनऊ के इसी बंगले में रह रहे थे। बेटी फिलहाल रॉयल्टी हाई स्कूल 9th क्लास में थी और वह प्रोफेशनल शूटिंग की प्लेयर भी थी। इसने बहुत कम उम्र में बड़े टूर्नामेंट भी जीते थे। बेटा गोमती नगर संस्कृति यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। क्योंकि इस घटना के समय लड़की नाबालिग थी, इसलिए हम कहीं भी आरडी वाजपेयी की बेटी का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, 29 अगस्त को आरडी वाजपेयी का जन्मदिन था, मगर काम की वजह से आरडी वाजपेयी लखनऊ में परिवार के साथ नहीं थे। वाजपेयी की पत्नी और बेटा फैसला करते हैं कि उनका बर्थडे घर पर ही मनाएंगे और शाम में आरडी वाजपेयी वीडियो कॉल के माध्यम से उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। सब कुछ प्लान करने के बाद उस दोपहर के समय मालिनी और सर्वदत्त आराम करने को चले जाते हैं, जबकि बेटी भी उनके कमरे में चली जाती है। अभी लगभग दोपहर 3 बज रहे थे। आरडी वाजपेयी के सास ससुर यानी कि मालवी के माता पिता मालिनी के सरकारी बंगले से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर गोमती नगर इलाके में रहते थे। लगभग 3 बजे आरडी वाजपेयी की बेटी घबराई आवाज में अपनी नानी को फोन करती है और उनसे कहती है कि मैं भाई और माँ को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो उठ नहीं रहे हैं। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जितनी जल्दी हो सके आप एम्बुलेंस लेके यहाँ आ जाओ। इतना कहने के बाद वो लड़की फोन पर ही जोर जोर से रोने लगती है। लड़की की आवाज सुनकर मालिनी की माँ घबरा जाती है और जानकारी अपने पति को देती है। कुछ ही मिनट बाद भागते हुए आरडी वाजपेयी के बंगले पर पहुंच जाते हैं। नाना नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर लड़की और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उनको एक कमरे की तरफ जाने का इशारा करती है। तभी सभी कमरे की तरफ जाते हैं तो वहां का नजारा देख करके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां उन्हें नजर आता है कि कमरे में मालिनी और उनका बेटा सर्वदत्त खून से लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था। वहां मौजूद लोग उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां पर मौजूद लोग जल्दी इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल कर देते हैं। बस चंद मिनट में एम्बुलेंस बंगला नंबर 9 पर घर के बाहर पहुंच जाती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं। कमरे में ही मौके पर मेडिकल टीम द्वारा दोनों का ही परीक्षण किया जाता है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दोनों के सर पर गोली लगी थी। इतने वीआईपी इलाके में एक सरकारी अधिकारी की पत्नी और बेटे की दिन दहाड़े हत्या की खबर से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। इस बात की जानकारी दिल्ली में काम कर रहे आरडी वाजपेयी को भी दी जाती है, क्योंकि वाजपेयी रेल मंत्री पीयूष गोयल के करीबी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। इसलिए मामले की जानकारी पीयूष गोयल को भी दी जाती है। तुरंत पीयूष गोयल फोन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मामले की जानकारी देते हैं
और उनसे मामले में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि अब इस मामले में दिल्ली और लखनऊ भी इन्वॉल्व हो चुका था। इसलिए राज्य के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डीजीपी एस सी अवस्थी मौके पर पहुंचते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। घटना के समय इन तीनों माँ बेटे और बेटी के अलावा एक नौकर भी था। पहले शक नौकर पर जाता है कि कहीं नौकर ने तो कुछ गलत नहीं किया है, मगर शुरुआती ही कुछ देर जांच के बाद नौकर शक के दायरे से बाहर हो जाता है। अब पुलिस दूसरे एंगल से जांच शुरू कर देती है कि कहीं भारत से आकर तो किसी ने दोनों की हत्या तो नहीं कर दी, मगर जल्द ही पुलिस इस संभावना को भी खारिज कर देती है, क्योंकि जांच में कहीं से भी घर से किसी बाहरी व्यक्ति के आने के संकेत नहीं मिलते हैं। अब इस मामले में पुलिस की कोई मदद कर सकता था तो वो थी घर में मौजूद लड़की। जब पुलिस वाले इस लड़की से पूछताछ शुरू करते हैं तो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और कहते हैं कि जब पापा आएंगे तभी मैं उन्हें सब सच बताऊंगी। जिस दिन ये घटना घटी थी उस समय देश में कोरोना प्रकोप बढ़ चुका था और हवाई जहाज का परिचालन भी बंद हो चुका था। इसलिए मामले की जानकारी के बाद आरडी वाजपेयी कार से ही दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। बेटी की जिद थी कि पिता के आने पर ही सब कुछ बताएगी, मगर फिर भी पुलिस समझदारी और संयम से जांच आगे बढ़ाती है और लड़की से इस घटना के बारे में कुछ जानकारी निकालना शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान लड़की अजीबोगरीब हरकत करती रहती है और वो घर में भूत प्रेत होने जैसी बातें करती रहती है। इन सब बातों के दौरान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि लड़की लगातार अपने हाथ को छुपा रही है और वह लगातार दुपट्टे को भी संभाल रही है ताकि हाथ पर किसी के नजर ना पड़े। इसलिए इस हरकत से देखकर पुलिस वाले दुपट्टा हटाने को लड़की से कहते हैं, मगर लड़की ऐसा नहीं करती। फिर पुलिस के कुछ अधिकारी प्यार से समझाते हुए लड़की के हाथ से दुपट्टा हटाते हैं तो वह सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि लड़की के हाथों पर कम से कम 100 कट के निशान थे और कुछ जख्म तो बिल्कुल ताजा थे। हथेली पर घाव इतना ताजा दे जैसे मानो हथेली की थोड़ी पहले ही काटा गया हो। हथेली पर बैंडेज बंधा हुआ था। इसके बारे में जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वह कुछ भी क्लियर नहीं बताती है और अजीब हरकत करना शुरू कर देती है। इस बीच जब पुलिस वाले लड़की के कमरे की तलाशी लेती हैं तो कमरे में अजीब सी भूत प्रेत वाली किताबें मिलती हैं। बाथरूम के मिरर पर डिस्क्वालीफाई ह्यूमन लिखा मिलता है और इसके बीचों बीच ही एक गोली दागी हुई मिलती है। घर में लड़की का लाइसेंसी पिस्टल भी मिलता है। लड़की प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसे बंदूक का लाइसेंस मिल चुका था। इसी लाइसेंस बंदूक से 3 गोली फायर की गई थी। घटना वाले दिन भी घर में 3 गोली चलने के सबूत मिलते हैं। एक गोली सरदत्ती के सर में मारी गई थी, दूसरी गोली मारनी के सर में मारी गई थी, जबकि एक गोली डिस्क्वालीफाइड वुमेन लिखकर मिरर के बीचों बीच मारी गई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में यह संकेत मिलते हैं कि दोनों हत्याएं किसी और ने नहीं बल्कि इसकी लड़की ने की हैं। फिर भी पुलिस वाले आरडी वाजपेयी की लखनऊ पहुंचने का इंतजार करते हैं। जब आरडी वाजपेयी लखनऊ पहुंचते हैं तो उनकी बेटी इनसे लिपट कर रोने लगती है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो भूत ने किया है। लड़की लगातार इधर उधर की बातें करके पुलिस को मिसलीड करती रहती है और जब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो तुरंत ही लड़की अपनी माँ और भाई की हत्या की बात कबूल कर लेती। साथ ही वह कहती है कि घर में एक भूत है जिसने इन दोनों के मारने के लिए कहा था। पूछताछ के बाद लड़की यह भी कहती है कि मैं उस भूत के बारे में काफी समय से बताया करती हुई, मगर उन लोगों को भूत का होने का यकीन नहीं होता था। पूछताछ में खुलासा होता है कि मालिनी वाजपेयी अपने बेटे के साथ चली जाती तो तभी उनकी बेटी 3 बजे के आसपास उनकी बेटी अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल होती है और बिना किसी को कुछ कहे सीधा फायर अपनी माँ के सर पर कर देती है। क्योंकि लड़की ऑलरेडी शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता है और गोली उसकी माँ के सिर के बीचों बीच जाकर लगती है। इससे उन्हें उफ तक करने का मौका नहीं मिलता और वो वहीं मर जाती है। लड़की का भाई पास में ही आराम कर रहा था, वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही लड़की उसके सिर में गोली मार देती और वह भी वहीं पर ठहर हो जाता है। फिर भी वो अपनी नानी को फोन लगाती और कहानी बनाना शुरू कर देती। ये लगभग 4 घंटों के बाद ही पुलिस खुलासा कर देती है कि आरडी वाजपेयी की पत्नी मालिनी और बेटा सरदत्ती की हत्या कोई और ने नहीं बल्कि उनकी ही नाबालिग बेटी ने की है। पुलिस यह बताती है कि लड़की की हालत सही नहीं है, बहुत डिप्रेशन में है। पिछले कई दिनों से वह खुद को
चुड़ैल कर रही है। पुलिस लड़की के पास से एक ब्लेड और लेजर भी बरामद करती है जिससे वह अपना हाथ काटा करती थी। दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।